रेलवे स्टेशन के पास ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां पर प्रीति नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। वो रेलवे स्टेशन में मूंगफली बेचा करती थी। प्रीति के माता पिता नहीं थे। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटे से घर में रहा करती थी। प्रीति अपने घर के सामने रही थोड़ी सी जमीन में मूंगफली उगाया करती और फूल भी। उन मूंगफलियों को वो सेकती और उबाला करती थी। इस तरह सेके उबाले फलियों को वो छोटी सी टोकरी में भरकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाया करती। इस तरह कमाए पैसों से वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसके बहुत ढूंढने पर भी उसे ना मूंगफली दिखाई दी ना फूल। तो प्रीति मन ही मन सोचने लगी, भगवान, हर रोज मैं एक समय तो खा पाती थी, आज वो भी नहीं मिलेगा क्या? इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकती। दूसरा काम मुझे आता भी नहीं और इतनी जल्दी ये उगेंगे भी नहीं। भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। यूं सोचने लगी। ऐसे ही दिन बीते। कीर्ति के आंगन में मूंगफलियां नहीं उगी। बहुत दिनों तक वो बिना कुछ खाए वैसे ही रह रही थी। ऐसे में उसने कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये पौधे मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं कर रहे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। आज के पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, पर आज ऐसा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरे ऐसे हालत न होते। अब तक मैंने यही सोचा था कि इन पौधों से मेरा गुजारा होगा, पर अब मुझे कुछ और काम ढूंढना होगा। अगर मैं ये सोचकर रहूंगी कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता तो नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर प्रीति घर से बाहर निकली प्रीति, पहले मैं इस गांव के सरपंच के पास जाती हूँ, वो मुझे कोई रास्ता बताएंगे। ऐसा सोचकर सरपंच की घर की ओर निकली प्रीति को बहुत दिनों से भूखे रहने की वजह से चक्कर आए और वो गिर पड़ी। वहीं से गुजर रहे रंगैया नाम के एक आदमी ने प्रीति को इस तरह निस्सहाय गिरा हुआ देखा। अरे रे, ये क्या? लगता है कोई गिर पड़ा है। उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर उसके और पास गया। अरे रे, देखने में लड़की बहुत कमजोर मालूम पड़ती है। लगता है चकरा कर गिर चुकी है। इस लड़की को सरपंच के घर पहुंचाता हूँ, वो इसकी आगे का इलाज कराएंगे। ऐसा सोचकर रंगा प्रीति को सरपंच के घर पहुंचाता है। वहां जाकर रंगा ने कहा, सरपंच जी, पता नहीं ये लड़की कौन है, सड़क पर गिरी थी। लगता है बहुत दिनों से इसने कुछ नहीं खाया। लगता है उसी कमजोरी की वजह से ये गिर पड़ी। आप कुछ मदद कर दोगे, यही सोचकर यहाँ ले आया हूँ। इस तरह प्रीति सारी बात विस्तार से उसने बताई। कुछ समय बाद प्रीति को होश आया। सरपंच ने उसे पेट भर खाना खिलाया। उसके खाना खाने के बाद सरपंच ने प्रीति से कहा, बेटा, कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? सरपंच जी, मैं इसी गांव के अंतिम छोर पर रहती हूँ। रेलवे स्टेशन में मूंगफली बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपना गुजारा करती हूँ, पर पिछले कुछ 4-5 दिनों से मेरा काम नहीं चल रहा, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं आपके ही पास काम की तलाश में निकली थी, पर पता नहीं था कि मैं ऐसे पहुंचूंगी। जैसे भी पहुंच गई, आप मुझे कोई काम दिला दीजिए। मैं कोई काम कर अपना पेट भर यहीं पे रह लिया करूंगी। तुम जैसी छोटी लड़की से काम कराना गलत होगा, पर लगता है तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इसीलिए तुम जो काम करती हो मैं वही कराऊंगा, पर बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। आप मुझे काम दोगे, यही बहुत बड़ी बात है। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, आपकी सारी शर्तें मानूंगी। मैं अपने जमीन का आधा एकड़ तुम्हें दूंगा। तुम उसमें क्या उगाना चाहती हो उगा सकती हो। उस जमीन में काम के लिए जितनी लागत लगेगी मैं दूंगा। उसमें उगने वाले अनाज और मूंगफलियों को तुम रेलवे स्टेशन में बेच लेना, पर शाम होते ही तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करना। हाँ सेठ जी, खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारा काम आड़े आ रहा हो तो तुम्हें काम छोड़ना होगा। ऐसे सरपंच ने कहा। प्रीति भी मान गई। उस दिन से प्रीति बहुत मेहनत करती और उस जमीन में तरह तरह के अनाज उगाया करती और उन्हें बेचा करती थी। इस तरह बेचकर उसने पैसे कमाए। उन पैसों से वो अपने लिए किताबें और पेन खरीदने लगी। सुबह खेती का काम संभालती और शाम होते ही स्कूल जाया करती। खूब मन लगाकर पढ़ा करती। गांव वाले उसकी होशियारी की तारीफ करते।
राजेंद्रपुर नाम के एक गांव में महेश पहली बार ही गया था। वहां की एक बात उसे बहुत आश्चर्यचकित कर रही थी। उसने देखा कि उस गांव में रहने वाले सभी लोग खेती में उग रहे साबुन लेकर जा रहे थे। ये नज़ारा महेश के लिए बहुत ही अजीब सा था। तब रमेश ने कहा, पौधों को फल और फूल उगते देखा था, पर इस तरह साबुन का उगना पहली बार देखा है। इस गांव के लोगों को पूछकर पता करना होगा। ऐसा सोचकर गांव वालों से पूछने के लिए निकल पड़ता है। इतने में राजा नाम का एक आदमी टोकरी में साबुन भरकर जा रहा था। सुनिए भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसा रमेश ने पूछा। उस पर राजा बोला, देखो भाई साहब, मैं अपने गांव में उगी इन साबुनों को शहर में बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेच कर आने के बाद आराम से तुम्हारे साथ बैठ के बात करूंगा। अब मुझे जाने दो। इसी साबुन की खेती के बारे में ही तो मुझे आपसे पूछना था। अच्छा, तो इस साबुन के बारे में जानना है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। शाम में लौटकर फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, शाम में तो आकर बता देगा, तब तक इंतजार कर लूंगा। ऐसा सोचकर रमेश अपने घर वापस लौटा। तभी अचानक उस गांव की श्री नाम की एक लड़की घबराती हुई दौड़ती नजर आई। महेश ने उस लड़की को रोका और पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई सी कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तब श्री ने कहा, मेरा नाम श्री है अंकल। मैं इस गांव में उगने वाली साबुन की खेती से साबुन लेकर ठेले में रखकर शहर बेचने जाती हूँ। अब मुझे मेरा ठेला कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उसी को ढूंढ रही थी अंकल। अब अगर मुझे वो ठेला नहीं मिला तो मैं साबुन नहीं बेच पाऊंगी। अगर मैं साबुन नहीं बेच पाई तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। इस तरह रोते हुए उसने महेश को बताया, देखो बेटा, मैं तुम्हारे सारे साबुन बिकवा दूंगा और बदले में तुम्हें कुछ रुपए भी दूंगा, पर तुम्हें इसके बदले में मेरी एक सहायता करनी होगी। ऐसे पूछा। उस पर श्री ने कहा, सच में बिकवा दोगे? तो ठीक है, मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए। बेटा श्री, तुम्हारे इस गांव में खेती में साबुन उगते हैं। भला इसके पीछे क्या राज है? क्या तुम बता सकती हो? ऐसे रमेश ने पूछा। तब श्री ने कहा, अंकल, साबुन की खेती के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि 4 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, आप सुनिए। सुनिए जी, अपने गांव में कोई भी फसल अच्छे से नहीं उगती। हमेशा अकाल ही पड़ा रहता है। ऐसे में अपने गांव का विकास कैसे होगा? अपने गांव के विकास के लिए हम दोनों को कुछ करना चाहिए। क्या करना होगा ये आप सोचिए। उस पर कृष्णा ने कहा, मैं भी इसी विषय में सोच रहा हूँ। गांव में पड़ रहे इस सूखे की वजह से गांव वालों को जो तकलीफ हो रही है, उसे अनदेखा करना जमींदार के हैसियत से मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं हर तरह से इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तुम अपनी बेटी का ध्यान रखना। मैं गांव में जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात राजा से हुई। सेठ जी, आपके ही भरोसे हम सब जी रहे हैं। इस सूखे की महामारी से हम सबको उभरने का कोई रास्ता बताइए। ऐसे राजा ने पूछा। तब कृष्णा बोला, राजा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस गांव की उन्नति के लिए अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं इन हालातों को सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर कृष्णा वहां से चला गया। यूं चलते चलते कृष्णा को रास्ते में एक मूर्ति दिखाई दी। उस मूर्ति के पास जाकर, हे प्रभु, यह कैसा समय है। कुछ बरसों पहले हमारे ही गांव में तैयार होने वाली साबुन आसपास के सभी गांव में बिकते थे, पर अब ऐसा अकाल पड़ा है कि जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ऐसे जब वो सवाल कर रहा था तभी वहां पर एक स्वामी जी आए। कौन हो तुम? मेरी पूजा के लिए रखी इस मूर्ति के सामने तुम अपनी कौन सी इच्छा रख रहे थे? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ, अगर हो सके तो मैं उसे पूरी करूंगा। स्वामी जी के पूछने पर कृष्णा ने गांव की परिस्थितियों के बारे में बताया। गांव के परिस्थितियों को लेकर तुम्हारे तपन को मैं सराहता हूँ। गांव में अकाल पड़ना वातावरण पर आधारित होता है, उसे हम नहीं बदल सकते, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जैसे तुमने कहा, इस गांव की उन्नति साबुन के व्यापार से ही चलती थी। अब तुम्हारे गांव के जमीन में साबुन उगा करेंगे। उन्हीं साबुनों को बेचकर आपके गांव वाले खुशी से रह सकते हैं। ऐसा कहकर स्वामी जी गायब हुए।
कृष्णा उस गांव की एक जमीन के पास जाकर खड़ा हुआ और वहीं पर साबुन उगने के लिए मांग लिया। इस तरह मेरे पापा को उस स्वामी जी की वजह से साबुन उगाने वाला वर मिला। ओह अच्छा, तो अब तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा? 1 साल पहले मेरे माता पिता का देहांत हुआ, तब से मैं साबुन बेचकर अपना गुजारा कर रही हूँ। श्री की बातें सुनकर महेश बहुत दुखी हुआ। तब महेश ने कहा, मैं भी अकेला रहता हूँ, तुम अब से मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसे महेश ने कहा। उस दिन से महेश भी उस गांव में उगने वाले साबुनों को शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। उन कमाए हुए पैसों से श्री को एक अच्छे से स्कूल में भर्ती कराया। एक दिन श्री ने महेश के पास आकर कहा, अंकल, भगवान ने मेरे माता पिता को दूर करने की वजह से आपको मेरे पास भेजा होगा। भगवान का दिया हुआ आप मेरे लिए वर हो। इस तरह श्री ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ बेटा, मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि भगवान ने मुझे अपने परिवार से दूर किया, लेकिन तुमसे मिलाकर उन्होंने फिर से मुझे खुशियाँ दी है। इस तरह महेश और श्री एक दूसरे के साथ जितना था उसी में खुश रह रहे थे।